गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी बीएड थर्ड ईयर सब्जेक्ट चल रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और टॉपिक है एल्डिहाइड एंड कीटोन, जिसके पार्ट नंबर 17 की हम बात कर रहे हैं। 16 पार्ट तक हमने कर लिया था और हम अब करवाने जा रहे हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन का ऑक्सीकरण। क्या करवाने जा रहे हैं भाई? ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण एल्डिहाइड का भी किया जा सकता है, कीटोन का भी किया जा सकता है, लेकिन जब ऑक्सीकरण करते हैं तो हम एल्डिहाइड कीटोन में डिफरेंस कर लेते हैं, क्योंकि अगर एल्डिहाइड का कीटोन करवाते हैं तो बहुत आसानी से हो जाता है, लेकिन कीटोन का ऑक्सीकरण आसानी से नहीं होता। क्योंकि एल्डिहाइड के अंदर क्या होता है, RH डबल बॉन्ड O, यानी कि इसमें एक हाइड्रोजन पाया जाता है। लेकिन कीटोन के अंदर क्या होता है, दोनों ही क्या होते हैं, एल्किल ग्रुप होते हैं, इसलिए हम कीटोन का ऑक्सीकरण आसानी से नहीं करवा सकते, लेकिन एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण आसानी से करवा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन। और जब भी हम ऑक्सीकरण करवाते हैं तो हाइड्रोजन क्या होती है, निकलती है बाहर। तो अब देखिए, कीटोन का ऑक्सीकरण हम करवाएंगे तो सही, लेकिन हम साधारण मेथड के द्वारा कीटोन का ऑक्सीकरण नहीं करवा सकते। कीटोन का ऑक्सीकरण करवाने के लिए एक नियम होता है, वो जिसे बोला जाता है कुफाम का नियम। उस नियम के अकॉर्डिंग हम ऑक्सीकरण करवाते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है एल्डिहाइडों का ऑक्सीकरण। सबसे पहले हम किसका ऑक्सीकरण करवाएंगे? एल्डिहाइड का। एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करीब कई प्रकार से किया जा सकता है। जैसे एक नंबर आता है, सबसे पहले ऑक्सीकरण करवाएंगे सिल्वर ऑक्साइड व KMnO4 की उपस्थिति में। एल्डिहाइडों का जो ऑक्सीकरण होता है वो कई प्रकार से हम करवा सकते हैं, और सबसे पहला जो ऑक्सीकरण होता है वो होता है सिल्वर ऑक्साइड की प्रेजेंस में। हम क्या करवा सकते हैं, सिल्वर ऑक्साइड और KMnO4। KMnO4 क्या होता है, प्रबल ऑक्सीकारक होता है। जब भी हमें ऑक्सीकरण करवाना होता है तो हम KMnO4 या K2Cr2O7 को काम में लेते हैं, जो क्या होते हैं, प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं। तो हम सिल्वर ऑक्साइड और KMnO4 की उपस्थिति में क्या करवाएंगे भी, एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करवाएंगे। एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करवाएंगे तो सबसे पहले क्या लेते हैं, हम एल्डिहाइड लेते हैं, ठीक है, ये हो गई एल्डिहाइड। फिर हम क्या करवा रहे हैं, ऑक्सीकरण करवा रहे हैं, तो नवजात ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करवाएंगे। सिल्वर ऑक्साइड Ag2 होता है और KMnO4 की प्रेजेंस में करवा रहे हैं। ये R डबल बॉन्ड O और इसके साथ में एक O और जुड़ जाएगा और क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अपने क्या करवाते हैं, जब एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करवाते हैं सिल्वर ऑक्साइड और KMnO4 की उपस्थिति में, तो एल्डिहाइड किस में चेंज हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। किस में चेंज हो जाता है भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड में। 2 नंबर आता है बेयर-विल्गर ऑक्सीकरण। एल्डिहाइडों का बेयर-विल्गर ऑक्सीकरण के द्वारा भी ऑक्सीकरण कर सकते हैं। बेयर-विल्गर ऑक्सीकरण के अंदर क्या होता है, अपने ऑक्सीकरण करवाने के लिए किसको काम में लिया जाता है, पर एसिड को, पर अम्ल को। एक तो हम अम्ल की बात करते हैं, जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है COOH, ये तो अम्ल होता है। लेकिन जब 2 ऑक्सीजन की जगह 3 ऑक्सीजन आ जाए, CO3H कर दें या CO2OH कर दें, तो वो क्या हो जाएगा, परअम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, परअम्ल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एल्डिहाइड का परअम्ल की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करवाएंगे, और ऑक्सीकरण करवाने से क्या बन जाएगा भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, इसका मतलब क्या हो गया, एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण। ये ले लिया हमने एल्डिहाइड।
और RCO3H ये ले लिया पर एसिड। अब देखिए ये एक ऑक्सीजन इसके पास चला जाएगा, RHC डबल C RC डबल बॉन्ड O और O और H ये बन जाएगा। और ये किस में चेंज हो जाएगा, ये भी कार्बोक्सिलिक में चेंज हो जाएगा। ठीक है, या हम यहाँ पर लें CH3H C डबल बॉन्ड O, ये भी एल्डिहाइड है, और यहाँ पे ले लें C6H5 CO3H। कितनी प्रकार से ही करवा सकते हैं हम ये रिएक्शन। एक ऑक्सीजन इसके पास में आएगा तो ये किस में चेंज हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O और OH में चेंज हो जाएगा। और पीछे बचा C6H5 तो यहाँ पर क्या बन गया, ये तो एसिटिक एसिड में चेंज हो गया और ये किस में चेंज हो गया, बेंजोइक एसिड में। किस में चेंज हो गया भाई, बेंजोइक एसिड के अंदर चेंज हो गया। तो इस प्रकार बेयर विल्गर ऑक्सीकरण के द्वारा भी हम एल्डिहाइडों का ऑक्सीकरण करवा सकते हैं। बेयर विल्गर ऑक्सीकरण के अंदर पैरासिड को काम में लिया जाता है। C और H के बीच में कितने ऑक्सीजन होते हैं भाई, 3। और पर एसिड इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनके अंदर पेरोक्साइड बॉन्ड पाया जाता है ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में। तो इसीलिए बेयर विल्गर ऑक्सीकरण के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर सकते हैं। तो ये थे एल्डिहाइड ऑक्सीकरण के 2 मेथड। फिर आता है तीसरा मेथड, एल्डिहाइडों के ऑक्सीकरण के कई सारे मेथड हैं। तीसरे के अंदर क्या करते हैं, सिलेनियम डाइऑक्साइड के द्वारा ऑक्सीकरण करते हैं हम एल्डिहाइडों का। तो तीसरा मेथड आता है सिलेनियम डाइऑक्साइड की उपस्थिति में सिलेनियम डाइऑक्साइड की उपस्थिति में अगर हम एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करवाते हैं तो हमें डाइकार्बोनिल समूह प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं भाई, डाइकार्बोनिल समूह प्राप्त होते हैं। और देखिए CH3 CHO ये क्या ले लिया हमने, एल्डिहाइड ले लिया। और सिलेनियम डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में करवा रहे हैं तो यहाँ पे CHO और CHO ये क्या है, डाइकार्बोनिल समूह है, ये प्राप्त हो जाएंगे। सिलेनियम है वो सिलेनियम की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और कुछ H2O के मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे। तो इस प्रकार सिलेनियम डाइऑक्साइड की उपस्थिति में भी हम एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करवा सकते हैं। एल्डिहाइड का जब ऑक्सीकरण सिलेनियम डाइऑक्साइड की उपस्थिति में करवाते हैं तो डाइकार्बोनिल समूह प्राप्त होते हैं। ये था 3 नंबर मेथड। अब 4 नंबर आता है मृदु ऑक्सीकारकों से ऑक्सीकरण। नेक्स्ट जो मेथड आता है वो आता है मृदु, 4 नंबर, मृदु ऑक्सीकारकों से ऑक्सीकरण। मृदु ऑक्सीकारक का मतलब ये हो गया कि सॉफ्ट प्रकार के ऑक्सीडाइजेंट एजेंट होते हैं उनसे हम ऑक्सीकरण करवाएंगे। तो मृदु ऑक्सीकारकों से ऑक्सीकरण, मृदु ऑक्सीकारक की उपस्थिति लेंगे और एल्डिहाइड का क्या करवाएंगे, ऑक्सीकरण करवाएंगे। तो मृदु ऑक्सीकारक जो होते हैं उनका खुद का क्या होगा, अपचयन होगा और एल्डिहाइड का क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। तो इसके लिए कुछ काम में लेते हैं। तो जैसे पहला आता है फेलिंग विलयन का अपचयन। फेलिंग विलयन का अपचयन
फेलिंग विलियन का ऑप्शन, फेलिंग विलियन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। आप लैब में भी देख लेना, एक तो फेलिंग विलियन ए होता है और एक क्या होता है फेलिंग विलियन, एक क्या होता है फेलिंग विलियन बी होता है। ठीक है, फेलिंग विलियन ए जो होता है उसके अंदर तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है, और फेलिंग विलियन जो बी होता है उसके अंदर क्या होता है रोसेल लवण होते हैं। क्या होते हैं भाई, रोसेल लवण होते हैं। अब हमें क्या करवाना है, एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करवाना है। तो हम क्या करेंगे, फेलिंग विलियन ए और बी को मिक्स करेंगे और लेंगे। तो ए के अंदर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, बी के अंदर क्या होगा रोसेल लवण होगा, और फेलिंग विलियन ए और बी आपस में मिल जाएंगे और आपस में मिल करके क्या बनाएंगे, सोडियम क्यूप्रा टाइट्रेट। ये दोनों मिलकर के क्या बना देंगे भाई, सोडियम क्यूप्रा टार्ट्रेट, क्यूप्रा टाइट्रेट, सोडियम क्यूप्रा टाइट्रेट का निर्माण करेंगे। इस सोडियम क्यूप्रा टाइट्रेट के दौरान जो Cu होता है ये Cu+2 फॉर्म में होता है। Cu+2 फॉर्म में ये एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेगा और फिर ये कॉपर प्लस आयन किस में चेंज हो जाएंगे, Q+ आयन में चेंज हो जाएंगे। Cu पॉजिटिव आयन +2 Cu2 पॉजिटिव आयन में चेंज हो जाएंगे। तो सबसे पहली बात फेलिंग विलियन का अपचयन होगा, मृदु ऑक्सीकारक है फेलिंग विलियन। तो फेलिंग विलियन की उपस्थिति में हम ऑक्सीकरण करवा रहे हैं, और जो क्या एक मृदु ऑक्सीकारक है तो हमारी हेडिंग क्या हो गई, मृदु ऑक्सीकारकों से ऑक्सीकरण। क्या हो गई भाई, मृदु ऑक्सीकारकों से ऑक्सीकरण। फेलिंग विलियन लिया, फेलिंग विलियन ए लिया, फेलिंग विलियन बी लिया। फेलिंग विलियन ए के अंदर क्या है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, फेलिंग विलियन बी के अंदर क्या है रोसेल लवण। दोनों मिल गए आपस में और क्या बना दिया, सोडियम क्यूप्रा टार्ट्रेट बना दिया, जिसके अंदर कॉपर +2 आयन है, और ये कॉपर +2 आयन किस में चेंज हो रहे हैं, Q++2 आयन में चेंज हो जाएंगे जो एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेंगे। और एल्डिहाइड के साथ जब रिएक्शन करेंगे तो एल्डिहाइड को किस में चेंज कर देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड में, और खुद क्या हो जाएंगे कॉपर +2 आयन से Q++2 आयन में चेंज हो जाएंगे, और साथ में क्या देंगे लाल अवक्षेप देंगे। साथ में क्या देंगे भाई, लाल अवक्षेप, रेड पीपीटी प्राप्त होगी हमें ऐसा करने से। जब हमारे पास में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और रोसेल लवण दोनों को मिलाते हैं, रोसेल लवण को बोला जाता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। इसका एक और नाम है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। ये और ये मिलते हैं आपस में तब बनता है सोडियम क्यूप्रा टार्ट्रेट। क्या बनता है, सोडियम क्यूप्रा टार्ट्रेट। देखिए रिएक्शन करवाएंगे अभी हम। जैसे हमारे पास में जो सोडियम क्यूप्रा टार्ट्रेट बनेगा वो इस फॉर्म में रहेगा, फिर हमारे पास ये कार्बन H और इसके साथ CO और इधर CH और COO और CH, COO और CH और CO। ये जो बना रही हूँ वो ये होता है कि सोडियम क्यूप्रा टाइट्रेट बोला जाता है इसको, ठीक है, इस फॉर्म में रहेगा ये। और इसके साथ में यहाँ पर 6 नेगेटिव और प्लस यहाँ 6 Na पॉजिटिव होता है। ये स्ट्रक्चर होती है जो करनी कोई ज़रूरी नहीं है। सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट
जो होता है वो रिएक्शन करता है कॉपर सल्फेट के साथ में, सोडियम क्यूपरा टार्ट्रेट बनाता है और क्यूपरा टार्ट्रेट बनाता है तो इस फॉर्म में रहता है। इसको मत बनाना चाहिए, आप डायरेक्ट रिएक्शन करनी है हमें। अब देखिए हमारे पास यहाँ क्या है, एल्डिहाइड है और इन दोनों को मिलाने पर हमें क्या प्राप्त हुआ, कॉपर +2 आयन। ये कॉपर +2 आयन रिएक्शन करेंगे क्षार की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर ये किस में चेंज हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में, और ये C2 पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा और ये क्या देगा, लाल अवक्षेप देगा। क्या देगा भाई, लाल अवक्षेप देगा और +H2O, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। ये लाल अवक्षेप आते ही हमें पता चल जाएगा कि एल्डिहाइड का क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। ठीक है, तो फेलिंग विलयन के साथ में एल्डिहाइड का जो ऑक्सीकरण होता है वो कौन से एल्डिहाइड का होता है, एलिफेटिक एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण होता है इसके द्वारा। अगर हम ये कहें एरोमेटिक एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करना चाहें, एरोमेटिक एल्डिहाइड का अगर ऑक्सीकरण करना चाहें हम फेलिंग विलयन के साथ, तो ऑक्सीकरण नहीं होता। तो कहने का मतलब है फेलिंग विलयन एरोमेटिक एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण नहीं करता, सिर्फ क्या करता है, एलिफेटिक एल्डिहाइड का ही ऑक्सीकरण करता है। जो फेलिंग विलयन है वो एलिफेटिक एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करेगा, एरोमेटिक एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण नहीं करेगा। ये एल्डिहाइड के साथ में कॉपर +2 आयन की रिएक्शन करवाई, कार्बोक्सिलिक एसिड में लाल अवक्षेप प्राप्त हो गया और H2। ये एलिफेटिक एल्डिहाइड है, इसकी जगह हम C6H5CHO ले लें तो ये रिएक्शन शो नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा भाई, रिएक्शन शो नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो एल्डिहाइड है वो बेंजल्डिहाइड है उसके साथ फेलिंग विलयन रिएक्शन नहीं करता। तो मृदु ऑक्सीकारकों में ऑक्सीकरण किसके द्वारा किया, फेलिंग विलयन के द्वारा, और साथ में क्या हो गया, फेलिंग विलयन का अपचयन भी हो गया। साथ में क्या हो गया, फेलिंग विलयन का अपचयन भी हो गया। फिर उसके बाद में आता है टोलेन अभिकर्मक का अपचयन। टोलेन अभिकर्मक का अपचयन। तो अब दूसरा मृदु ऑक्सीकारक कौन है, टोलेन अभिकर्मक है, और टोलेन अभिकर्मक को लेकर के हम एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो टोलेन अभिकर्मक का तो क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा, और एल्डिहाइड का क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा। एल्डिहाइड जो है वो तो कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा और टोलेन अभिकर्मक का क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। तो सिल्वर अमोनियम नाइट्रेट को बोला जाता है टोलेन अभिकर्मक। टोलेन अभिकर्मक किसको बोला जाता है, सिल्वर अमोनियम नाइट्रेट को। सिल्वर अमोनियम नाइट्रेट को टोलेन अभिकर्मक कहा जाता है। लेकिन इसको बनाते कैसे हैं, सबसे पहले सिल्वर नाइट्रेट लेंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, दोनों की रिएक्शन करवाएंगे, हमें AgOH प्राप्त होगा और AgOH का सफ़ेद भूरे रंग का अवक्षेप प्राप्त होगा। और उस AgOH के सफ़ेद भूरे अवक्षेप को जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ वापस रिएक्ट करवाते हैं तो हमें सिल्वर अमोनियम नाइट्रेट प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, सिल्वर अमोनियम नाइट्रेट। ये सिल्वर अमोनियम नाइट्रेट फिर एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है और एल्डिहाइड को किस में चेंज करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। एल्डिहाइड को किस में चेंज करेगा भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड में। सबसे पहले हमारे पास में, अब देखो आप सीधा टोलेन अभिकर्मक सिल्वर अमोनियम नाइट्रेट के साथ सीधी रिएक्शन करवा सकते हो। मैं फिर भी आपको बनाना बताऊंगी कि ये कैसे बना। सिल्वर नाइट्रेट लिया और NH4OH,
इसके साथ रिएक्शन करवाई हमने तो ये AgOH में चेंज हो जाएगा और AgOH का सफ़ेद भूरे रंग का अवक्षेप प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर और अमोनियम नाइट्रेट बाहर निकल रहा है। ठीक है, फिर अपने क्या करते हैं, AgOH के सफ़ेद भूरे अवक्षेप के अंदर वापस हम क्या करते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं। क्या करते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं और अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालने पर AgNH3 की ट्वाइस पॉजिटिव और OH नेगेटिव ये प्राप्त होता है और इसको बोला जाता है अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट। ये होता है अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट। अब देखो, इसको देखने से हमें पता ही नहीं चल रहा कि इसमें नाइट्रेट है कहाँ, लेकिन जब इस रिएक्शन को देखते हैं तब यहाँ नाइट्रेट है। स्टार्टिंग में हमने सिल्वर नाइट्रेट लिया है, इसका नाम है सिल्वर नाइट्रेट। सबसे पहले हमने सिल्वर नाइट्रेट लिया है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन करवाई है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर सिल्वर हाइड्रोक्साइड का श्वेत अवक्षेप प्राप्त हुआ और सिल्वर हाइड्रोक्साइड को फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाते हैं तो हमें सिल्वर नाइट्रेट प्राप्त होता है। और ये सिल्वर नाइट्रेट ही क्या है, टोलेन अभिकर्मक है। ये सिल्वर नाइट्रेट ही क्या है, टोलेन अभिकर्मक है। क्या है भाई, टोलेन अभिकर्मक है। इस टोलेन अभिकर्मक की अपने क्या करवाएंगे, एल्डिहाइड के साथ में रिएक्शन करवाएंगे। इस टोलेन अभिकर्मक की क्या करवाएंगे, एल्डिहाइड के साथ में रिएक्शन करवाएंगे। तो जैसे देखिए हमारे पास में यहाँ पर एल्डिहाइड ले लिया हमने, ठीक है, और इसके साथ में AgNH3 की ट्वाइस पॉजिटिव और OH नेगेटिव और OH नेगेटिव क्षार की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हैं। तो एल्डिहाइड तो किस में चेंज हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक में, और Ag जो होता है वो Ag की फॉर्म में ऐसे बाहर निकल जाता है और NH3 बाहर निकल जाएगा, कुछ वाटर के मॉलिक्यूल भी बाहर निकल जाएंगे। ये किस रूप में प्राप्त होता है हमें, रजत दर्पण के रूप में। किस रूप में प्राप्त होता है, रजत दर्पण के रूप में। तो टोलेन अभिकर्मक ने क्या किया, एल्डिहाइड लिया और एल्डिहाइड की टोलेन अभिकर्मक के साथ रिएक्शन करवाई तो हमें रजत दर्पण प्राप्त हो रहा है। या फिर हम बेंजल्डिहाइड लेते तो बेंजल्डिहाइड के साथ ये तो रिएक्शन कर लेता है लेकिन फेलिंग विलियन रिएक्शन नहीं करता। तो अगर इसकी रिएक्शन करवाई जाए, ठीक है, और रिएक्शन करवाते हैं तो ये C6H5COOH में चेंज हो जाता है और Ag रजत दर्पण के रूप में प्राप्त होता है। हमें किस रूप में, रजत दर्पण के रूप में प्राप्त होता है। कुछ NH3 बाहर निकल जाएगी और कुछ वाटर के मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे। तो अगर हम टोलेन अभिकर्मक का आप चयन करवाते हैं, मृदु ऑक्सीकारकों से ऑक्सीकरण करवाते हैं, टोलेन अभिकर्मक द्वारा आप चयन करवाते हैं तो यहाँ सिल्वर नाइट्रेट लेते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं और AgOH का सफ़ेद भूरे रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है, अमोनियम नाइट्रेट बाहर निकल जाता है। AgOH का सफ़ेद भूरे अवक्षेप के अंदर जब हम वापिस अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं तो हमें अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट प्राप्त होता है और इस अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट को ही क्या बोला जाता है, टोलेन अभिकर्मक बोला जाता है। अब देखिए एल्डिहाइड की अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें रजत दर्पण प्राप्त होता है और एल्डिहाइड किस में चेंज हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। एलिफेटिक एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाता है। फिर एरोमेटिक एल्डिहाइड की हम टोलेन अभिकर्मक के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो रजत दर्पण प्राप्त होता है। इस तरीके से हम टोलेन अभिकर्मक का आप चयन कर सकते हैं और एल्डिहाइडों का ऑक्सीकरण कर सकते हैं, एल्डिहाइडों का ऑक्सीकरण कर सकते हैं। ये सारे क्या है, मृदु ऑक्सीकारक हैं जो एल्डिहाइडों का ऑक्सीकरण करने का काम करते हैं। फिर उसके पश्चात अपने क्या करते हैं, तीसरा जो मृदु ऑक्सीकारक आता है वो आता है मर्क्यूरिक क्लोराइड। मर्क्यूरिक क्लोराइड का चयन
तो मर्क्यूरी को क्लोराइड जो होता है वो क्या है, एक मृदु ऑक्सीकारक है और उसका खुद का क्या होता है, अपचयन होता है और एल्डिहाइड को वो किस में चेंज करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करता है। इसके अंदर क्या करते हैं, अपने एल्डिहाइड लेते हैं सबसे पहले और एल्डिहाइड की मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ में HgCl2 होता है मर्क्यूरी क्लोराइड। मर्क्यूरी क्लोराइड का जो जलीय विलयन होता है उसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो वाटर डालेंगे, जलीय विलयन लेंगे तो इसके साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाता है, RC डबल बॉन्ड O और OH। क्योंकि हम क्या करवा रहे हैं, एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करवा रहे हैं तो एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर होगा और ये HG2Cl2 इसको बोला जाता है मर्क्यूरस क्लोराइड। तो मर्क्यूरिक क्लोराइड का अपचयन किस में हो गया, मर्क्यूरस क्लोराइड में हो गया और एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण किस में हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड में हो गया। ठीक है, कुछ जो HCl वगैरह हैं वो बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, अब देखिए वापिस फिर एल्डिहाइड की मर्क्यूरस क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे Hg2Cl2, तब तक रिएक्शन करवाते रहेंगे जब तक मरकरी बाहर नहीं निकल जाता। ठीक है, तो फिर ये किस में चेंज हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा और ये मरकरी बाहर निकल जाएगा और कुछ HCl बाहर निकल जाएंगे। तो इस तरीके से मर्क्यूरिक क्लोराइड का अपचयन किया जा सकता है और किसकी उपस्थिति लेकर के, एल्डिहाइड लेकर के मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो एल्डिहाइड का तो क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है और मर्क्यूरी क्लोराइड मृदु ऑक्सीकारक है जो एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करता है और कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। लेकिन जो मरकरी क्लोराइड है उसका क्या होता है, अपचयन होता है, ये मर्क्यूरस क्लोराइड में चेंज होता है। वापिस मर्क्यूरस क्लोराइड की फिर एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो मरकरी के रूप में बाहर निकल जाता है। इस तरीके से हमने क्या करवाया है, एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करवाया है कई प्रकार से। सिल्वर ऑक्साइड KMnO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करवाया हमने और सिलेनियम डाइऑक्साइड की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करवाया, पर एसिड की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करवाया, मृदु ऑक्सीकारकों से ऑक्सीकरण करवाया जिसमें मृदु ऑक्सीकारक एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कर देते हैं लेकिन खुद किस में चेंज हो जाते हैं, अपचयन में, या खुद अपचित हो जाते हैं। फेलिंग विलयन के द्वारा अपचयन, फेलिंग विलयन के द्वारा ऑक्सीकरण करवाया लेकिन फेलिंग विलयन का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। फेलिंग विलयन एलिफेटिक एल्डिहाइड का तो ऑक्सीकरण कर देता है लेकिन बेंजल्डिहाइड का ऑक्सीकरण नहीं कर पाता और टोलेन अभिकर्मक का अपचयन हो रहा है और एल्डिहाइड का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो टोलेन अभिकर्मक एलिफेटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड दोनों का ऑक्सीकरण करता है और मर्क्यूरस क्लोराइड का अपचयन, मर्क्यूरी क्लोराइड का अपचयन, मर्क्यूरी क्लोराइड का अपचयन हो रहा है और एल्डिहाइड का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो इस तरीके से एल्डिहाइड के साथ जब मर्क्यूरी क्लोराइड की रिएक्शन करवाई जाती है तो मर्क्यूरस क्लोराइड बनता है और एल्डिहाइड का तो ऑक्सीकरण कार्बोक्सिलिक एसिड में हो गया और मर्क्यूरी क्लोराइड का अपचयन मर्क्यूरस क्लोराइड के अंदर हो गया। फिर वापस मर्क्यूरस क्लोराइड के अंदर करवाते हैं तो मर्क्यूरस क्लोराइड का अपचयन मरकरी के अंदर हो गया और एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कार्बोक्सिलिक एसिड में हो गया। इसके साथ ही हमारे एल्डिहाइडों का ऑक्सीकरण जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास के अंदर कीटोनों का ऑक्सीकरण करेंगे। धन्यवाद।